नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ की विधायिका की। और संघ की विधायिका का प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 79 से 122 तक प्रावधान मिलता है संघ की विधायिका का। मैंने संघ सरकार की बात की थी और संघ सरकार का प्रावधान भी किस में है? भाग 5 में है। और मैंने बताया था जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। इसमें हमने संघ की कार्यपालिका को कंप्लीट कर लिया है और अब शुरुआत करेंगे किसकी? हम संघ की विधायिका की, जिसका प्रावधान भी किसमें? संविधान के भाग 5 में है। और जो संघ की विधायिका कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो संसद को कहते हैं और इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। और संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 में है। और इसी संसद को संघ या केंद्र सरकार का विधायी अंग कहते हैं। मैंने बताया था विधायिका का काम होता है विधि या कानून का निर्माण करना, और संघ और केंद्र के लिए विधि और कानून का निर्माण कौन करती है? तो संसद करती है। दूसरी बात करें कि संसद किस किस से मिलकर बनती है? तो संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर निर्माण होता है किसका? संसद का। नेक्स्ट, राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में है। और भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट बात करें हम कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। और लोकसभा का पहली बार गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ है। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कब चुने गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे। दूसरी बात करें हम कि राज्यसभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई है? तो 13 मई 1952 को हुई थी। और लोकसभा की भी प्रथम बैठक कब हुई है? तो 13 मई 1952 को हुई है। इसका मतलब यह है कि जब प्रथम बैठक राज्यसभा और लोकसभा दोनों की एक ही दिन हुई है 13 मई 1952 को, तो संसद की प्रथम बैठक भी कब मानी जाएगी? तो 13 मई 1952 को मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। और जैसे ही दोनों की बैठक होगी तो वही बैठक संसद की बैठक मानी जाएगी। और संसद की बैठक भी कब मानी जाएगी पहली? तो वो 13 मई 1952 को मानी जाती है। दूसरी बात करें कि संसद के अंग कितने होते हैं? अंग का मतलब है जैसे हमारे अंगों से मिलकर बॉडी का निर्माण होता है पूरी का, वैसे संसद का निर्माण किस किस से मिलकर होता है? तो संसद के 3 अंग होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर निर्माण होता है किसका? संसद का। नेक्स्ट बात करें कि संसद के सदन कितने होते हैं? तो सदन 2 होते हैं। दोनों क्वेश्चनों में अंतर करना है। सदनों की बात करेगा तो सदन 2 होते हैं और अंग की बात करेगा तो अंग 3 होते हैं। सदन कौन कौन से होते हैं? तो एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। नेक्स्ट बात करें कि भारत में जो कुल सदन है, भारत में कुल सदन कितने हैं? तो 4 सदन हैं। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। ये जो लोकसभा राज्यसभा है ये संसद के सदन होते हैं और विधानसभा विधान परिषद विधानमंडल के सदन होते हैं। विधानमंडल के सदन होते हैं। दूसरा कि जो संसद होती है ये संघ की विधायिका होती है और जो विधानमंडल है वो राज्य की विधायिका होती है। इसका मतलब ये है कि संघ के लिए कानून बनाने का काम संसद करती है और राज्य के लिए कानून बनाने का काम कौन करती है? विधानमंडल। और विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संसद की जो प्रथम संयुक्त बैठक है वो कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। मैंने अभी बताया था क्योंकि 13 मई 1952 को ही राज्यसभा की प्रथम बैठक होती है और 13 मई 1952 को ही लोकसभा की प्रथम बैठक होती है। इसलिए संसद की प्रथम संयुक्त बैठक भी कब मानी जाती है? तो 13 मई 1952 को ही मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें हम इसमें, संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 802 हो सकती है। और ये 802 सदस्य कहाँ से होंगे? तो लोकसभा से 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम और राज्यसभा से 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी? 802 सदस्य आते हैं। और संसद में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 790 है, जिसमें लोकसभा से 545 सदस्य होंगे और राज्यसभा से 245 सदस्य होंगे। हालांकि लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 सदस्य होते हैं उनके पद को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ या तो 790 आएगा, यदि इन 2 पदों को हटा दें तो 788 आएगा। नेक्स्ट बात करें हम, मैंने बताया संसद के 2 सदन होते हैं
दो सदनों में मैंने पहले बताया राज्यसभा होता है और दूसरा लोकसभा होता है। तो पहले हम आर्टिकल के अनुसार राज्यसभा पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लोकसभा। बात कर रहे हैं हम राज्यसभा की। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और राज्यसभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यसभा का पुराना नाम क्या है, तो इसे राज्य परिषद कहते थे। और राज्य परिषद की जो स्थापना है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। मैंने बताया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, जिसमें एक सदन राज्य परिषद था जिसे वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा जो सदन था उसे विधानसभा कहते थे जो वर्तमान में लोकसभा है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ से कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ है, तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बड़े खास बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि स्थायी सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहा जाता है। द्वितीय सदन भी किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन भी किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यों का सदन भी किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। और बड़ों की सभा भी किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यों का सदन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व जो करती है वो कौन करती है, राज्यसभा करती है। और जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है, तो लोकसभा करती है। इसलिए राज्यसभा को राज्यों का सदन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कि राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 80 फर्स्ट में मिलता है। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं या कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा की बात करें वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या या सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। और वर्तमान में जो 245 सदस्य हैं ये कहाँ से हैं, तो इनमें 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित का मतलब है 233 सदस्यों का चुनाव होता है। और ये चुनाव कहाँ से होता है, तो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी यूनियन टेरिटरीज से होता है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 233 है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और इन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 80 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। और इन 12 सदस्यों को कहाँ से मनोनीत किया जाएगा, तो कला के क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, विज्ञान से, या सहकारी आंदोलन, या समाज सेवा, इन 5 क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं ये 12 सदस्य। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा में जो 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं ये कहाँ से निर्वाचित होते हैं, तो इसमें 225 सदस्य राज्य से निर्वाचित होते हैं, 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से हैं, 3 सदस्य दिल्ली से, और 1 सदस्य पुदुचेरी। इसका मतलब ये है 4 और 3 7 और 1 8 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 8 सीटें हैं। और राज्यों से कितनी सीटें हैं, तो 225 सीटें हैं। और 225 और 8 कुल मिला के 233 सीटों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है ये शक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। इस बात का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो वो अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में मिलता है, तो अनुसूची 4 में मिलता है। मैंने क्वेश्चन बताया था कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में है। इसका मतलब ये है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इस बात का प्रावधान किस अनुसूची में, तो अनुसूची 4 में है। दूसरी बात करें हम, मैंने अभी अभी बताया है कि अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है, 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, और 81 में लोकसभा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग या निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि का प्रावधान है। अवधि का मतलब हम कार्यकाल कह सकते हैं कि जो संसद के सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, सदन का मतलब है यहाँ 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, कि इनका कार्यकाल या अवधि कितनी होती है। तो हम यहाँ राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा की अवधि की बात करेंगे या राज्यसभा के कार्यकाल की बात करेंगे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। दूसरी बात कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है,
तो 6 वर्ष होता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब है अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो राज्यसभा का सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और मैंने बताया था कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वही कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और मैंने ये भी बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और जब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो इसलिए इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन तीनों अलग अलग हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, अर्थात स्थायी सदन होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान। और हम संसद के सदस्यों की योग्यता की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 84 में। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। और इसमें पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता है कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? वो 35 वर्ष होती है। और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। ये 3 योग्यता किसकी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की होती है। नेक्स्ट बात करें हम कि राज्यसभा के जो प्रथम चुनाव है वो कब हुए हैं? तो 1952 में हुए थे। राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता वोट नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर मतदान खुले रूप से होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चनों पर गौर करनी है। चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। और वोटिंग जो की जाती है वो खुले रूप से की जाती है। इसका मतलब है दिखाकर वोट डाली जाती है कि हम इस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। दूसरी बात करें कि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है उसमें विधानसभा के सदस्य। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में शामिल कौन होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है उसमें जो विधानसभा है उसके केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, न तो मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं विधानसभा के, और न ही विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरी बात करें हम कि राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। इसका मतलब है ऐसे अधिकार जो केवल और केवल राज्यसभा को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला विशेष अधिकार है जो अनुच्छेद 249 में दिया गया है। और इसमें कौन सा अधिकार है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसका मतलब यह है अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि राज्य सूची में कोई विषय दिया गया है तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और जब वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाएगा तो उस पर कानून कौन बनाएगी? तो संसद बनाएगी। दूसरी बात करें, दूसरा अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 312 में दिया गया है। और इसमें लिखा है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का क्या करती है? सृजन करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करती है? राज्यसभा करती है। और किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत करती है। और तीसरा अधिकार है इसका कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वो केवल और केवल किस में लाया जाता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है जिसे हम उपराष्ट्रपति कहते हैं उसको हटाने का प्रस्ताव केवल किस में आएगा? राज्यसभा में आएगा। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ से कुछ वन लाइनर फैक्ट बनते हैं, जैसे कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो राज्यसभा में एक सभापति होता है और दूसरा उपसभापति होता है। और सभापति और उपसभापति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 89 में लिखा है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है। और जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और मैंने बताया था उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को
और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। दोनों तीनों क्वेश्चन अलग हैं। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है, लेकिन जो सभापति है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट बात करें हम कि राज्यसभा को 23 अगस्त 1954 से पहले काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसे 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा नहीं बोला जाता था, इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था। और जो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? राज्यसभा दिया है। दूसरी बात करें कि राज्यसभा को कुछ और अधिकार होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि संघ के लिए विधियां कानून बनाने का काम जो करती है वो संसद करती है, और उसमें जो संसद के 3 अंग हैं वो शामिल होते हैं। पहले दोनों सदनों से विधेयक को पारित कराया जाता है, उसके बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते हैं और वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो उस विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कौन कौन से अधिकार हैं? जैसे कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अपने पास कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है। यदि वो 6 माह में राज्यसभा विधेयक को पारित नहीं करती है तो उस विधेयक को राज्यसभा से पारित माना जाएगा। दूसरा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? तो मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। हालांकि धन विधेयक को पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है, और लोकसभा से पारित होने के बाद जब धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे मात्र 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। दोनों क्वेश्चन अलग है। साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रख सकती है और धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा की जो बैठक है या जो कोरम गणपूर्ति है वो कितनी होती है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसका 1/10 होती है। कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है यदि राज्यसभा की बैठक का संचालन करना है तो उसके लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगी वो राज्यसभा के सदस्यों का 1/10 होगी, या हम कह सकते हैं 10% होगी। और संसद के सदनों के कोरम की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 100 में की गई है। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? ये सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? तो यूपी में है, और कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? दूसरे नंबर पर 19 सीटें हैं, और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जिसमें कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें कि राज्यसभा की सर्वाधिक सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मैंने अभी बताया था कि जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक सीटें हैं राज्यसभा की, वो कितनी है? तो 4 सीटें हैं। इसके बाद नंबर आता है किसका? दिल्ली का, और दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीटें? तो 3 सीटें। नेक्स्ट बात करें हम कि राज्यसभा का जो नेता होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैंने बताया था कि लोकसभा का नेता किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री को। लेकिन लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री जब होता है जब वो लोकसभा का सदस्य होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नेता कौन माना जाता है? प्रधानमंत्री। और यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का जो नेता नियुक्त किया जाएगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरी बात करें कि राज्यसभा के जो प्रथम सभापति हैं, जिसे हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, वो कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो एस वी कृष्णमूर्ति है। नामों में दोनों में थोड़ी सी समानता है, डिफरेंस करना है इसमें। ये एस राधाकृष्णन है जो राज्यसभा के प्रथम सभापति या हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कह सकते हैं। और राज्यसभा का प्रथम उपसभापति कौन है? तो एस वी कृष्णमूर्ति हैं। दूसरी बात करें कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति या उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ है। और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। नेक्स्ट बात करें इसमें राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो राज्यसभा में जो सदन का नेता है वो वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल है, जो बीजेपी से हैं। और राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये किससे हैं? कांग्रेस से हैं। इसका मतलब ये है कि एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का नेता माना जाता है, और एक विपक्ष का व्यक्ति होता है जिसे विपक्ष का नेता माना जाता है। और सदन का जो नेता है वर्तमान में राज्यसभा में वो कौन है? पीयूष गोयल है। और विपक्ष का नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। इस वीडियो में इतना ही है, और राज्यसभा को इसमें कंप्लीट किया है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा।